हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, कैसी चल रही है तैयारी? पेपर नज़दीक आता जा रहा है पीजीटी का, जो 15 और 16 अक्टूबर को है, वो नज़दीक आते जा रहा है। तो आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कैसी आपकी रिवीजन चल रहा है? तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चल रहा होगा। और पेपर जिस दिन हाथ में आएगा तो आपकी मुस्कान देख के बता देगी कि कितनी आपकी तैयारी थी या आपने कितनी तैयारी की है। तो आज हमारा नया टॉपिक है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये दिल्ली सल्तनत के शासक हैं और गुलाम वंश के जो 5 वंश है, सबसे पहला वंश जो है गुलाम वंश, तो उसका ये शासक अलाउद्दीन मसूद शाह ये किसके बाद आया? बहराम शाह के बाद आया। हमने जो पिछली क्लासें हैं उसमें हमने बहराम शाह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद आप कहोगे अलाउद्दीन मसूद शाह। ये एक नई हेडिंग के साथ हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये पहला, तो ये किसका पुत्र है? पुत्र किसका है? आप कहोगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन है? ये इल्तुतमिश का पुत्र था। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके पिता लिखो है ना, पिताजी का नाम क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह यानी कि इल्तुतमिश के वंशजी है जो गद्दी पे बैठ रहा है ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी कि आप कहोगे इल्तुतमिश का ये पौत्र होगा। ठीक। इसकी एक इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बगदाद के खलीफा होगा, अंतिम खलीफा का नाम होगा अब्बासी खलीफाओं में जो एक है जिसका नाम है अल मुस्तसीम। क्या नाम है? अल मुस्तसीम। तो ये अंतिम, बगदाद का अंतिम कौन सा खलीफा है? अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा। ठीक। नाम है अल मुस्तसीम। अल मुस्तसीम। तो भाई जो अंतिम खलीफा है, अब्बासी खलीफा है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने सिक्के चलाए थे, तो इसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था, है ना। सिक्के पर नाम क्या करवाया? उत्कीर्ण करवाया था। इसका नाम आप कहोगे अल मुस्तसीम। अल मुस्तसीम सिक्के पर नाम अंकित करवाया था किसने? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा जो अधिकारी होंगे, जैसे नायब ए मुमालिकात का पद जो था किसके पास था? वो एतगिन के पास था। अब यहाँ से नायब का जो पद है, नायब का जो पद है और वजीर का पद है, पहले आप नायब का पद देख लीजिए। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ये गैर तुर्क होगा। कुतुबुद्दीन हसन गैर तुर्क, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में आप कहोगे राजतंत्र और जो तुर्क है, तुर्क अमीर हैं, उनमें संघर्ष चलता रहेगा। तो इन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह ने सोचा कि नायब का जो पद है वो चेंज कर दिया जाए, वो यानी कि एतगिन को हटाकर आप कहोगे कुतुबुद्दीन हसन जो है, कुतुबुद्दीन हसन ये गैर तुर्क था। और फिर आप कहोगे ये वजीर का जो पद है, वजीर का पद जो शक्तिशाली, जो शक्ति आप कहोगे मुहाजिबुद्दीन के पास पद था। ये एक तरह से सुल्तान की जितनी सारी शक्तियां थी ये इसी के पास थी, मुहाजिबुद्दीन, क्योंकि या तो नायब के पास होगी या वजीर के पास शक्ति होती है। तो मुहाजिबुद्दीन को हटाकर, ठीक, को हटाकर
तो किसको लाए गए? तो किसको लाए गए? अबू बकर को लेकर आए। अबू बकर को ये आप कहोगे वजीर बना दिया गया, ठीक। लेकिन एक यहां से किसलू खां, किसलू खां, ठीक। आप कहोगे एक और बलबने, बलबने, बलबने बुजुर्ग, बलबने बुजुर्ग, ठीक। या आप कहोगे ज्येष्ठ बलबन भी कह देंगे इसको, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बलबन, है ना, ज्येष्ठ बलबन भी इसको कह देंगे। अब इसने क्या काम करा? इसने क्या काम करा? इल्तुतमिश के महल पर कब्जा कर लिया, जो महल है उस पर कब्जा कर लिया, और अपने आप को, स्वयं को एक शासक घोषित कर दिया किसलू खां ने, ठीक। क्योंकि जितने भी यहाँ से आप कहोगे 1236 से लेकर और 1200 यहाँ से आप कहोगे 45 तक जितने भी शासक होंगे वो तुर्क सरदारों के एक तरह से अधीन होंगे, मतलब उनके कहने पे ही काम करेंगे। तो ये सब एक तरह से अयोग्य शासक के रूप में थे। तो किसलू खां, बलबने बुजुर्ग या ज्येष्ठ बलबन, ये एक ही नाम है किसलू खां। तो इसने क्या काम करा? खुद को आप कहोगे स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, और बलबन इसके बलबने बुजुर्ग ने जो इल्तुतमिश का महल था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन तुर्क अमीर जो थे, तुर्क अमीर जो थे, तुर्क अमीर ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। तुर्क अमीर जो है परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या काम करा? इसको, किसलू खां को हाथी एवं नागौरी या नागौर की इक्ता देकर, ठीक, इक्तेदार बना दिया किसलू खां को, ठीक। तो कहां का बनाया? हाथी एवं नागौर का, हाथी एवं नागौर का इक्तेदार बनाकर भेज दिया गया, और जो सिंहासन चाह रहा था उसको त्याग दिया गया। यानी कि किसलू खां ने केवल हाथी एवं नागौर की इक्ता के बदले में सिंहासन त्याग दिया। किसने? आप कहोगे किसलू खां ने, क्योंकि इसने ही विद्रोह करा था और इसने ही आप कहोगे स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन जो तुर्क थे, तुर्क अमीर जो थे, वे परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब इस समय जो है, जो बलबन है, बलबन जो है इस समय अपनी शक्ति का निर्माण कर रहा है। कौन? बलबन। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन होगा। जब हम नया चैप्टर इसके नाम से ही पढ़ेंगे, गयासुद्दीन बलबन, तो हम वहाँ पूर्ण रूप से सारी चर्चा करेंगे। तो बलबन को यहाँ से अमीर है हाजिब, अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। इसके शासनकाल में अमीर है हाजिब का पद दिया गया था, यानी कि शिष्टाचार का प्रधान इसको बनाया गया था। आप हो गए बलबन को बनाया गया था। बलबन बहुत एक चतुर व्यक्ति जो है, और एक चालीसा दल का जो है उसका सदस्य भी था, जिसमें 40 के समूह की संख्या दी जाती थी। जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने उसको 40 के समूह की संज्ञा दी थी, जिसे चालीसा कहा गया, या तुर्कगान ए चहलगानी भी कहा गया। तो बलबन उसका सदस्य था, बहुत ही चतुर आदमी। और यही इसी के शासनकाल में, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में ही अपनी शक्ति का निर्माण धीरे धीरे कर रहा था, ठीक। तो अमीर हाजिब का पद इसको दिया गया था। किसको? बलबन को। तो वास्तविक शक्ति का निर्माण आप कहोगे बलबन के हाथों में आ जाएगी। यहां से बलबन क्या काम करेगा? अब एक अलाउद्दीन खिलजी का पौत्र है,
सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश का पौत्र, इल्तुतमिश का पौत्र इधर नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद और इसकी मां किसकी, आप कहोगे नासिरुद्दीन महमूद की मां के साथ मिलकर आप कहोगे एक षड्यंत्र रचता है बलबन। षड्यंत्र ये है कि बलबन ने क्या काम करा, एक झूठी खबर फैला दी कि यहासिक राजपूत एवं मंगोलों का आक्रमण होने वाला है। राजपूत एवं मंगोलों का आक्रमण होने वाला है, ये अफवाह आप कहोगे बलबन ने सल्तनत में ये आग की तरह फैल गई ये बातें कि नुकर राजपूत और मंगोल जो है मंगोलों का आक्रमण होने वाला है। तो फिर ये तुर्क अमीर जो थे ये सब इनको रोकने के और एक अफरा तफरी कह सकते हो, एक अफरा तफरी और इनको रोकने के लिए इधर पश्चिम की तरफ ये प्रयास कर रहे थे। तो इधर क्या काम करा बलबन ने, और बलबन के साथ कौन है, नासिरुद्दीन महमूद और इसकी मां ने षड्यंत्र रचा। इधर अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। क्या बना लिया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, जेल में, और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, आप कहोगे अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो अब अगला शासक कौन बनेगा, नासिरुद्दीन महमूद बनेगा। अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद होगा। शासक बनने से पहले जो तुर्क सरदार थे, जो अमीर थे, वो चाहते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज यहां से गद्दी पे बैठे। तो वो यहाँ से मौजूद था, क्योंकि बलबन के साथ और अपनी माँ के साथ इसने एक षड्यंत्र करा, जो आप कहोगे राजपूत और मंगोलों का जो आक्रमण का भय दिखाकर तुर्क सरदारों और जो मुख्य अधिकारियों का जो ध्यान एक तरफ भटका दिया, और आप कहोगे अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। मिन्हाज जो है, मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाज जो है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बताता है कि ये अपनी माँ के साथ लोनी नगर में रहता था। कहाँ रहता था, लोनी नगर में, अपनी माँ के साथ लोनी नगर में रहता था। ये आप कहोगे इल्तुतमिश का पुत्र है। कोई इसको पुत्र भी बताता है, कोई इसको पौत्र भी बताता है, लेकिन वास्तव में ये इल्तुतमिश का पौत्र था। अब तुर्क सरदार, ये 17 वर्ष का जो लड़का है, और बलबन का इसको पूरा सपोर्ट है शासक बनाने के लिए। इस समय बलबन के मन में भी, क्योंकि शासक बनना कौन नहीं चाहेगा कि मैं शासक बन जाऊं, बलबन इस समय बन नहीं सकता। तो बलबन ने क्या काम करा, तो नासिरुद्दीन महमूद को ही सपोर्ट करा, क्योंकि अभी फिलहाल जैसे जैसे मन में रहती है इसके शासक बनने की, तो ऐसी बलबन के मन में होगा। तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को ही सपोर्ट करा, क्योंकि ये एक उदारवादी भी था, क्योंकि मिन्हाज ने ही दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है। आदर्श सुल्तान बताया है, ठीक, आदर्श सुल्तान बताया है। किसको, आप कहोगे नासिरुद्दीन महमूद को। किसने, मिन्हाज ने। देखिए इसकी एक उपाधि भी है, उपाधि में दरवेश
दरवेश यानी कि, हालांकि इस दरवेश शब्द का मतलब तो वैसे फकीर होता है ना, फकीर कह देंगे या भिखारी कह देंगे। तो ये एक इसकी उपाधि थी दरवेश, और एक उदारवादी प्रवृत्ति का राजा। उदारवादी इसलिए भी अपने आप को ये रखता था क्योंकि 1236 से लेकर 1245-46 तक, अब तक आप बताइए, पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में बैठा, फिर रजिया सुल्तान आई, फिर आप कहोगे बहराम शाह आया, और आप कहोगे फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आया। यानी कि 10 सालों में आप कहोगे 4 शासक बदल चुके हैं। 4 शासक जो है तुर्क सरदारों की आप कहोगे बलि चढ़ चुके थे। तो इसलिए नासरुद्दीन महमूद भी एक उदारवादी प्रवृत्ति के रूप में शासन करना चाहता था, ताकि मैं भी इनकी बलि न चढ़ जाऊं, ताकि पता लगे अगर मैं एक अपनी तरह से ही शासन चलाने लगूं या अपनी ही मनमानी करने लगूं तो मैं 1-2 साल ही टिक पाऊंगा। तो इसलिए तो यहाँ से आप कहोगे ये एक दरवेश राजा था, आदर्श सुल्तान इसको कहा गया। किसने कहा? आप कहोगे मिन्हाज ने। मैंने क्या बताया? इल्तुतमिश का क्या था? ये पौत्र था, इल्तुतमिश का पौत्र था। सल्तनत काल का इसको औरंगजेब भी कहते हैं, औरंगजेब भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि औरंगजेब भी आप कहोगे टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, शासन से मतलब सरकारी पैसा का यूज वो नहीं करता था। तो ये भी आप कहोगे कुरान की लिपियां लिखकर अपना गुजारा करता था। एक अच्छा सुलेख लिखने में बहुत अच्छा था, और जो कुरान की प्रतिलिपियों को लिखता था और उनको बेचकर अपना खुद का गुजारा करता था। ऐसी ही इनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है, ध्यान रखना पत्नी के बारे में। बलबन ने, ये बलबन है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था, जिसका नाम था हुजैदा, है ना। हुजैदा जो थी आप कहोगे नासरुद्दीन महमूद बलबन की पुत्री थी, और नासरुद्दीन महमूद के साथ उसका विवाह हो गया था। तो ये बलबन की, हालांकि देखो बलबन की पुत्री होने के साथ साथ ये घर का कामकाज अकेले मतलब खुद करती थी, कोई नौकरानी नहीं लगाई थी, क्योंकि हो सकता है नासरुद्दीन महमूद ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, जैसा मैं खुद करता हूँ काम ऐसी तुम करो। ठीक, इस प्रकार से। तो सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कुरान की लिपियां लिखता था, ठीक, और अच्छा सुलेख था, आप कहोगे धर्मपरायण व्यक्ति था, और जो प्रतिलिपियां होती थी उनको बेचकर अपना गुजारा करता था। इसके बाद आप कहोगे ये हुआ। नासरुद्दीन महमूद खुद कहा करता था, नासरुद्दीन महमूद खुद कहा करता था कि मैं राज्य के पैसे से अपना जो घर का खर्चा या अपना खुद का जो खर्चा होता है, मैं राज्य के पैसे से वो उठाऊंगा नहीं, है ना। अपनी जो सुख सुविधाएं हैं राज्य के पैसे से नहीं पूर्ति करूंगा, उसकी जो मेरा खुद का पैसा होगा मैं केवल उसको ही लगाऊंगा। और ये राज्य के पैसे को खर्च नहीं करता था, बल्कि ये कहता था मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूं, मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूं, है ना। मैं राज्य का पैसा नहीं उठा सकता अपनी सुख सुविधाओं में। तो इसने एक स्टेटमेंट यहाँ दे दिया, मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूँ। तो ध्यान रखना इस बात को।
इस बात को किसने कहा था? कि आप कहोगे नासरुद्दीन महमूद ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसामी क्या बात कहता है नासरुद्दीन महमूद के बारे में? इसामी कहता है कि वे, क्योंकि उदार परिवर्ती का तो था ये, अब इसामी इसके बारे में बताता है कि तुर्क सरदारों के बिना ना तो किसी प्रकार का काम करता था, ना पानी पीता था और ना सोता था। ठीक, जो तुर्क सरदार कहेंगे वही काम करेगा। आप कहोगे कौन? नासरुद्दीन महमूद, उनके कहने पे ही चलेगा। मैंने इसका कारण आपको पहले ही बता दिया। अगर वो तुर्क सरदारों का विरोध करेगा या अपनी नीतियों को लागू करेगा, ठीक, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने पिछले सुल्तानों का शासन देख चुका है। अगर मैं इस तरह का करूंगा तो मैं भी बचने वाला नहीं हूं। तो ये इसामी ने कहा था। इसामी ने क्या कहा था कि नासरुद्दीन महमूद जो है, बिन तुर्क सरदारों के बिना, है ना, यानी कि तुर्क सरदारों के बिना ना तो वो पीता है, ना खाता है, ना सोता है, वो कुछ नहीं करता। जो इशारा तुर्क सरदार करेंगे या तुर्क अमीर करेंगे वही काम करेगा, या बलबन के कहने पर काम करेगा, क्योंकि बलबन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और इधर अपनी पुत्री का विवाह भी आप कहोगे किससे कर दिया? नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासरुद्दीन महमूद किसका है? दामाद, यानी कि आप कहोगे बलबन का है, यानी कि अपने ससुर की बात तो माननी पड़ेगी, एक पिता समान है। और वैसे भी उसकी शक्ति का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 1249 में, है ना, 1249 में यहासिक बलबन को नायब मुमालिकात बना दिया, यानी कि नायब का पद दे दिया। नायब मुमालिकात बना दिया गया। किसको? आप कहोगे बलबन को, यानी कि नायब बोले तो उप सुल्तान। क्या है? उप सुल्तान। उप सुल्तान का पद किसको दे दिया? यानी कि नायब का पद किसको दे दिया? बलबन को दे दिया। एक तो वो उसका दामाद, और दूसरा अब यहाँ से नायब का पद इसके पास आ गया। ठीक, तो यहाँ से, और एक और बात बता दूं, बलबन की एक और पुत्री थी, तो एक और पुत्री का विवाह गंज ए शंकर, ये आप कहोगे चिश्ती संप्रदायों में गंज ए शंकर ये सूफी संत हुआ करते थे। तो गंज ए शंकर ने भी, आपको ये सूफी संत हैं, इन्होंने भी बलबन की पुत्री से विवाह किया था। तो ध्यान रखना, एक तो आपको नासरुद्दीन महमूद के साथ विवाह किया अपनी पुत्री का, और एक गंजे शंकर जो चिले माकूस की पद्धति अपनाते हैं। जब सूफी संत हम पढ़ेंगे तो एक सेपरेट करके हम हेडिंग डालेंगे गंजे शंकर। अभी तो फिलहाल इसको यहीं रहने दीजिए। तो यहाँ से आप कहोगे बलबन का जो शक्ति है उच्च सीमा पर है इस समय। ठीक, अब यहाँ से आ रहे हैं आप कहोगे इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं। ये आप कहोगे नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी थी। किसको? बलबन को। उलूग खां की उपाधि। उलूग खां, उलूग खां का मतलब होता है महान। इसका मतलब क्या होता है? महान। अच्छा, नायब से पहले आपको, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, नायब से पहले बलबन किस पद पर था? है ना, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन किस पद पर था? आपको ये कमेंट्स करना है, ये बताना है, क्योंकि अब तो यहाँ से आप कहोगे नायब मुमालिकात के पद पर बलबन है। ठीक, उपाधि दे दी उलूग खां, यानी कि महान। किसने दी? नासरुद्दीन महमूद ने दी। अब ये है, अब यहाँ थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि इमामुद्दीन रेहान जो है ये भारतीय मुसलमान दल का जो नेता होगा, यानी कि धर्म परिवर्तन एक
व्यक्ति होगा, एक नेता होगा, ठीक, जो सुल्तान को भी अपनी तरफ कर लेगा, सुल्तान की माँ को भी अपनी तरफ कर लेगा, है ना, जो तुर्क सरदार है उनको भी अपनी तरफ कर लेगा। और आप कहोगे कुतलुग खां जो है 40 दल का सदस्य है और वरिष्ठ सदस्य है कुतलुग खां, तो इन सबको अपनी ओर मिला लेगा। किस किस को? पहले मैं नाम लिखता हूं। नाम है इमामुद्दीन रेहान, इमामुद्दीन, इमामुद्दीन रेहान, रेहान, इमामुद्दीन रेहान है कौन ये? आप कहोगे भारतीय मुसलमान, मुसलमान दल का नेता है ना, दल का नेता, यानी कि भारतीय मुसलमान, यानी कि ये पहले हिंदू था और बाद में इसने धर्म परिवर्तन किया, तो भारतीय मुसलमान दल का नेता आप कहोगे इमामुद्दीन रेहान। इसने क्या काम करा? सुल्तान को अपनी ओर करा, ठीक, क्योंकि सुल्तान भी आसानी से इसकी तरफ हो गया, क्योंकि वो ये चाहता था कि अगर बलबन की शक्ति ऐसे ही बढ़ती चली गई तो वो मुझे मारकर तुरंत वो सुल्तान बन जाएगा। तो क्या इसने क्या काम करा? तो ये सुल्तान इमामुद्दीन रेहान की ओर गया, फिर इसकी माँ भी, ठीक, आप कहोगे इसके साथ हुई, और ये तुर्क सरदार जो है, तुर्क सरदार, ये भी इसके साथ हो गए। एक और बताया मैंने, कुतलुग, कुतलुग खां, कुतलुग खां कौन है ये? आप कहोगे चालीसीय या चालीसा दल का वरिष्ठ, वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ सदस्य कौन? कुतलुग खां। तो ये सब एक साथ हुए हुए, और ये घटना है, ये घटना है 1252 से 53 तक की, 1252 से 53 तक की घटना, ये वाली घटना है, जो ये सब एक साथ एक षड्यंत्र रचा जाता है, क्योंकि बलबन की यहाँ शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने भी एक, इसने इमामुद्दीन रेहान ने, ठीक, सबको एकजुट करा और नायब का पद खुद ले लिया, यानी कि सुल्तान ने, सुल्तान कौन है? नासिरुद्दीन महमूद ने इमामुद्दीन रेहान को, आप कहोगे, नायब का पद दे दिया। किसका पद दे दिया? नायब का पद। तो नायब का पद, नायब मुमालिकात कौन बन गया? आप कहोगे रेहान बन गया। लेकिन आप कहोगे ज्यादा दिन या ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा नायब मुमालिकात के पद पर। क्यों? क्योंकि आप कहोगे मिन्हाज जो है, जो दिल्ली का जो काजी था, उसको हटाकर किसी और को लगा दिया। अब जो मिन्हाज है वो काजी है, तो ऐसी अफवाहें फैलाएंगे, क्योंकि ये एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, ठीक, धर्मच्युत व्यक्ति है ना, और आप कहोगे ये भारतीय मुसलमान दल का नेता है, ये प्योर आप कहोगे मुस्लिम नहीं है। तो इस तरह से ना तुर्क है, तो इस तरह से लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया जाएगा, और आगे चलकर, और ये एक अयोग्य शासक भी, एक अयोग्य नायब के रूप में भी निकला। अगर ये और ठीक ठाक से सुल्तान का साथ देता तो आगे चल सकता था। तो ध्यान रखना। तो पहला प्रयास है ना, ये पहला प्रयास है भारतीय मुस्लिम नेता का, जो गद्दी हथियाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन दूसरा कौन सा होगा वो आगे चल के हम पढ़ेंगे बाद में। खुसरो शाह होगा, वो पढ़ लेंगे बाद में। तो इमामुद्दीन रेहान पहला होगा जो भारतीय मुसलमान दल का नेता होगा, जो गद्दी हथियाने का प्रयास करेगा, लेकिन असफल हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से जब ये पद इसके पास
आ गया तो उससे पहले बलबन को कहाँ भेज दिया गया था, है ना, बलबन को कहाँ भेजा था ये हमें पता होना चाहिए। तो बलबन को आप कहोगे एक तो भेजा था हाँसी, है ना, हाँसी भेजने के बाद फिर आप कहोगे नागौर, नागौर हस्तांतरित कर दिया गया था, पहले हाँसी फिर नागौर, यानी कि ये दो जगह यहाँ इसका ट्रांसफर करा बलबन का, तो वहीं इसको आप कहोगे इक़्तिदार के रूप में या भेज दिया गया। तो बलबन क्या काम करता है, बलबन में आप कहोगे भटिंडा, भटिंडा, ठीक, और नागौर में, भटिंडा में आप कहोगे 1253 में ही अपने समर्थकों को एकत्रित कर कर उनको समझाकर आप कहोगे दिल्ली की तरफ आया और नासरुद्दीन महमूद से समझौता किया। और नासरुद्दीन महमूद भी मान गया था, क्योंकि उसने आप कहोगे तुर्कों को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि वो खुद चालीसा का एक सदस्य रहा था, बहुत एक चतुर व्यक्ति है, अपने समर्थकों को एक साथ कर लिया। तो इसने क्या काम करा, तो नासरुद्दीन महमूद ने बलबन के साथ हो लिया और आप कहोगे इमामुद्दीन रेहान को बंदी बनाया, और बंदी बनाकर आप कहोगे बदायूं भेज दिया, फिर उसके बाद बहराइच भेज दिया, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, इमामुद्दीन रेहान की मृत्यु, जो भारतीय मुसलमान दल का एक नेता था। तो रेहान की यहाँ से मृत्यु हो जाती है। तो उस दौरान या उसके बाद इसकी आलोचना भी होती है कि भारतीय मुसलमान दल का नेता, या आप कहोगे धर्म परिवर्तित मुसलमान, जिसको धर्म च्युत भी कहा गया, या आप कहोगे शांति का अपहरणकर्ता भी कहा गया रेहान को, और एक षड्यंत्रकारी भी आदि नामों से इसको पुकारा गया। इस ऐसी बातों से उसको कहा गया, आलोचना की गई इमामुद्दीन रेहान की। तो 1265 में 1265 में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पहले आप कहोगे नासरी नामा एक ग्रंथ लिखा था, नासरी नामा एक ग्रंथ लिखा था, ध्यान रखना, नासरी नामा, ये पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासरी नामा ये ग्रंथ किसने लिखा, आप कहोगे नासरुद्दीन महमूद ने लिखा, ठीक। अब इसकी मृत्यु के बारे में 1265 ईस्वी में आप कहोगे नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और अलग अलग इतिहासकार या भिन्न भिन्न इतिहासकार इसके बारे में क्या तर्क देते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। जैसे कि मैं बर्नी की बात करूं, जियाउद्दीन बर्नी की बात करूं, बर्नी ने पुस्तक लिखी तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही एक पुस्तक लिखी। तो ये किताब जो है नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बारे में बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं कहती, ना तो ये बताती कि बलबन ने मृत्यु करी है, या कैसे इसकी मृत्यु हुई है ना, या बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, तो बिल्कुल मौन है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक आप कहोगे तारीख ए फिरोजशाही। अगला मैं बात करूं इसामी के बाद आप कहोगे इब्न बतूता एवं फरिश्ता, ये तीनों क्या बात बताते हैं, ये तीनों बात बताते हैं कि नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पीछे बलबन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, बलबन जिम्मेदार है। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पीछे कौन जिम्मेदार है, आप कहोगे बलबन है। और इसामी ने तो यहां तक कह दिया
इसामी ने क्या कहा? इसामी ने यहां तक कह दिया कि बलबन ने नासरुद्दीन महमूद को विष देकर मार दिया या अपने दामाद को मार दिया। ठीक, ये इसामी इस बात को बताता है। और याहिया बिन अहमद की पुस्तक तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। तो तारीख मुबारक शाही में इसमें नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु आप कहोगे बीमार के कारण हुई। कैसे हुई? बीमारी के कारण हुई। ठीक, यानी कि सुल्तान की मृत्यु कैसे होगी? बीमारी के कारण। तो यहां तक का अब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। तो अगला सुल्तान जब होगा वो बलबन होगा। तो आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।